चलिए, तो जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी डायग्राम आपको ये समझाया गया है, पिछले क्लास में भी हमने बताया है। इसका वर्किंग लिखेंगे, ये कैसे वर्क करता है वाला वर्किंग लिखकर डैश दीजिए और लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड when electrons are emitted when ultraviolet radiation fall on the photosensitive plate और ब्रैकेट में लिखेंगे इमीटर, ब्रैकेट में लिखा जाए इमीटर, मतलब है ये लाइट किस पर इंसिडेंट करना है, इमीटर पर इंसिडेंट करना है। अभी ये लिखे थे ना हम लोग, उसी पर फुल स्टॉप दे के लिखेंगे these electrons are get attracted to the electrode called collector, फुल स्टॉप देके लिखेंगे the flow of electrons from E to C का मतलब emitter to collector, from E to C make electric current in the circuit, that current is known as photoelectric current, अब इस करंट को क्या नाम दीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? ये लाइट से इमिट हुआ है, लाइट इंसिडेंट कराया गया इमीटर पर, इमीटर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कलेक्टर इकट्ठा किया और सर्किट में क्या बनाया, करंट बनाया। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड with the help of the photoelectric current is measured with the help of ammeter। कैसे मेजरमेंट करेंगे, एमीटर से करेंगे, with the help of ammeter। so this experiment shows the photoelectric effect, हो गया बालक। तो बस जो कल हम स्टार्ट किए थे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसको हमने समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमने लिखा ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, दिखलाता है। जिनका क्लास छोटा होगा पीछे वाला देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आज हमें अगला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन आपको बताए हैं कि बहुत बार पूछा गया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। वर्क फंक्शन भी आपको बताया गया है।
हो गया बालक, हेडिंग दे दिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखिएगा कैसे, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा जाता है, न्यू से, तो हम लोग यहाँ नॉट यूज कर लेंगे, न्यू नॉट, ठीक है। जनरल फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू से लिखते हैं, लेकिन जब थ्रेशोल्ड कह देगा तो नॉट यूज कर लेंगे। चलिए, तो पहले समझ लिया जाए, उसके बाद ही लिखेंगे, ध्यान देंगे बालक। हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? ये बाहर जाने देगा इसको? क्यों नहीं जाने देगा? तो आप कहिएगा सर सरफेस का बैरियर होता है, क्योंकि सभी बॉन्ड से जुड़ा रहता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तरह तरह का बॉन्ड होता है, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये नहीं जाने देगा। तो कहिए क्यों नहीं जाने देगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो हमने बोला कि इस सरफेस का एनर्जी बैरियर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, जबकि आपका बैरियर जो है सरफेस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब ई मेटल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को तभी जाने देंगे जब इतना कम से कम इसके पास एनर्जी रहेगा, तभी जाने देंगे। तो बताइए E1 रखा है जबकि इसको 10 होना चाहिए, तो ये बाहर जाने देगा? नहीं जाने देगा, क्योंकि ये बैरियर लग गया बालक। अब ध्यान देंगे, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं समझा रहे थे, हम जूल में समझा रहे थे, इसलिए कि जूल ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, वो बेहतर समझ में आता है। लेकिन याद रखिएगा, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसका मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, लिखवाए भी थे कल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर किया जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल एनर्जी होता है। ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अब सवाल ये है कि सर ये सब तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, जब हम हटा दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे बात करेंगे। तो आपने बोला कि सर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्लास में आपने बताया था कि अगर सरफेस बैरियर 50 जूल का है, ध्यान से समझिए बालक, सारा चीज यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, आप पीछे नहीं भी आए होंगे तो समझ में आ जाएगा। सरफेस बैरियर 50 जूल है, मतलब इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लिया गया है कि इसके पास 20 जूल का एनर्जी पहले से है। अभी मत कह दीजिए 20 कहां से आएगा, सारा डाटा इमेजिनरी है, सब माना गया है, काल्पनिक है। तो हमने बोला कि सरफेस बैरियर मान लेते हैं कि 50 जूल है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास 20 जूल का एनर्जी है। आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, तो आपने बोला बिना एनर्जी दिए हुए बाहर नहीं निकलेगा। तो अब बताइए इसको कितना और एनर्जी दिया जाए कि बाहर निकल जाए कम से कम? तो कहिएगा सर कम से कम तो 30 देना पड़ेगा, क्योंकि बैरियर 50 का है। ये बैरियर कहता है कि अगर किसी के पास 50 होगा तभी जाने देंगे, ठीक है, नहीं तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। तो अब बताइए 20 जूल का एनर्जी है, और कितना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाए कि बाहर निकल जाए? तो आपने बोला कि सर 30 जूल का देंगे, तो याद रखेंगे यही 30 जूल। अच्छा एक चीज और, 30 जूल दीजिएगा कैसे? तो आपने बोला सबसे आसान तरीका है सनलाइट, ठीक है, विदाउट यूजिंग कोई कॉस्ट नहीं देना है, सबसे आसान और सस्ता तरीका है सनलाइट, सनलाइट में रख दिया जाए, ठीक है। तो सनलाइट में रख दिए तो याद रखेंगे सनलाइट का एनर्जी कितना होता है, E = h न्यू। लेकिन इसको हम लोग एक डाटा के रूप में मान लिया जाए, हम लोग मान लिया जाए कि ऊपर से 100 जूल आ रहा है एनर्जी, क्योंकि कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है। तो अगर सनलाइट जो आया है उसके पास 100 जूल है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 30। तो आपने बोला कि सर 100 में से 30 जूल यूज कर लेगा, और यूज करके 50 हो जाएगा, 30 20 50, और ये बाहर निकल जाएगा। तो याद रखेंगे यही एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाता है। जितना एनर्जी का जरूरत है इसको बाहर निकलने के लिए, यही वर्क फंक्शन कहलाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका एक लिस्ट भी बनवाए हैं, वीडियो में देख लीजिएगा, इसको 5 से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है,
तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटालिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होता है, किस लिए? टू लीव द मेटालिक सरफेस। कोई दिक्कत वाला? अब आते हैं अपने फ्रीक्वेंसी वाले टर्म पर। हमने बोला कि जिस तरीके से यहां पर कंडीशन हो गया कि 30 और मिलेगा तभी जाएगा, और जिस तरीके से आप बैरियर लगाए हैं कि कम से कम 50 जूल रहेगा तभी हम जाने देंगे, उसी तरीके से एक और बैरियर समझिए। हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर जाने वाला है, ये कह रहे कि हम तभी जाएंगे जब हमारे पास ऐसा लाइट वेव आए जिसका फ्रीक्वेंसी कम से कम 50 हर्ट्ज हो। समझिएगा जो बताना चाहते हैं। हमने बोला कि क्या इस सब लाइट से निकल जाएगा? नहीं। अब देखे होंगे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिखवाए हैं, ठीक है, आपको यूवी रेज लिखवाया गया है, क्योंकि सभी मेटालिक प्लेट का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है। जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीज है, तो सभी मेटालिक प्लेट का एक ही तरह के एनर्जी से बाहर निकलेगा? नहीं, सबका अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। तो यहां पर हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन का एक शर्त है। शर्त क्या है? ये कह रहा है कि हम तभी यहां से बाहर निकल पाएंगे जब हमारे पास ऐसा लाइट वेव आए जिसका एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो? 50 हर्ट्ज। अब आप बोले कि हम जो भेजे हैं इसका फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, तो बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहां पर एक कंडीशन लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकल सकता है जब लाइट का वेव कितना, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना हो? 50 हर्ट्ज। तो याद रखेंगे, अगर कोई ऐसा वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 50 हर्ट्ज हो या मोर देन 50 हो, वही इसको बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अब आपके ये 20 हर्ट्ज वाले से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है निकलने के लिए, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हम कह देंगे कि हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, इसका मतलब बताइए? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेडिएशन आएगा और आने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन को तभी इमिट करा पाएगा जब उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो? एटलीस्ट 40 से कम नहीं होना चाहिए। सबसे कम कितना होना चाहिए? 40 ही होना चाहिए। 40 से ज्यादा रहे चलेगा, लेकिन लेस देन 40 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक तरह का क्या हो गया? बैरियर हो गया। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? तो यही बैरियर क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिफाइन कर लेंगे, लिखा जाए द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, the minimum frequency of incident light required to emit an electron from a metallic surface is known as threshold frequency. From a metallic surface is known as threshold frequency. It is denoted by nu naught. It is denoted by nu naught. कैसे डिनोट करना होगा? न्यू नॉट से। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from an emitter surface only if the frequency of incident light
the frequency of incident light is greater than the frequency of incident light is greater than threshold frequency the frequency of incident light is greater than threshold frequency. फिल स्टॉप। चलिए समझते हैं। अब आपसे कहा गया कि मेटल का, ध्यान देंगे, मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, इसका मतलब हमको समझा दीजिए। पता है इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीक्वेंसी थोड़े रहेगा, जो लाइट आएगा उसके पास ना होना चाहिए। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? आप कहिएगा सर इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लाइट वेव आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी कम से कम इतना ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना रहे लेकिन कम से कम इतना रहना चाहिए। तो हम बोल दिए कि इसका फ्रीक्वेंसी का नाम हम न्यू ले लिए। तो बताइए न्यू बड़ा होगा कि न्यू नॉट बड़ा होगा? तो आप कहिएगा U ज्यादा होना चाहिए, E मैक्सिमम और इक्वल टू क्या होना चाहिए? न्यू नॉट। यही ना कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम, देखिए इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो इक्वल टू मतलब हो सकता, आप इतना भी दे सकते हैं और ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभी जो आप लैंग्वेज लिखे हैं ना बालक, यही लिखवाए हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो होना चाहिए थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर कहा जाए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट वेव आ रहा है एटलीस्ट इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 30, तभी बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। तो अब बताइए कि ये जो फ्रीक्वेंसी आप बता रहे हैं ये मिनिमम बता रहे हैं कि मैक्सिमम? तो मिनिमम कम से कम 30 होना चाहिए, ज्यादा का कोई लिमिट थोड़ी है, कम से कम 30 होना चाहिए। तो दैट इज अ बैरियर, एक तरह का बैरियर हो जाता है। चलिए अब यहां पर लिख लिया जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बताइए इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाए? न्यू से ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू नॉट लिख लिया जाए। हो गया वाला। तो ये बताइए कि आप बोले हैं इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, किससे? थ्रेशोल्ड से। ध्यान देंगे तो अगर पूछा जाए कि वेवलेंथ हम ले लें इंसिडेंट का और थ्रेशोल्ड का, तो कौन ज्यादा होगा? थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो अगर वेवलेंथ के साथ रिलेशन पूछ दे तो याद रखिएगा ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसमें क्या था? तो इंसिडेंट का ज्यादा था, थ्रेशोल्ड का कम था। ये भी लिख लीजिए साथ। और यहां पर इक्वल वाला भी सिंबल हम लोग दे दें। हो गया बालक। तो यही था। तो 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ क्या है, सुन लीजिए, ध्यान देंगे। हमको ये बताइए कि ये जो डायग्राम आप बनाए हैं नहीं है, तो ये बताइए कि किसी भी प्लेट पे हम सनलाइट को डालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा? नहीं, इसका कुछ शर्त है, कंडीशन है, वही समझने वाले हैं इस लॉ में कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन है दिखलाएगा, कौन शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कौन करता है, तो इसका कुछ शर्त है। अभी दो शर्त तो आपको सामने ही दिखा, एक वर्क फंक्शन का, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यही कुछ कंडीशन लिखने वाले हैं, तो हेडिंग देंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया बालक, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हो गया। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ये सारा बता चुके हैं। चलिए एक नंबर में लिखा जाए, एक नंबर में लिखेंगे फॉर अ गिवन सब्सटेंस, for a given substance there is a, for a given substance there is a minimum frequency, there is a minimum frequency of incident light, there is a minimum frequency of incident light, minimum frequency of incident light called threshold frequency, called threshold frequency, called threshold frequency, हो गया। below this threshold frequency, below this threshold frequency, below this threshold frequency there is no photoelectric emission, there is no photoelectric emission, there is no photoelectric emission take place, no photoelectric emission take place, मतलब किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। कब? जब आपका फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा। ध्यान देंगे, आपका जो लाइट आ रहा है, ठीक है, और ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गया थ्रेशोल्ड से, तो याद रखेंगे कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे बालक? बिल्कुल नहीं। तो पहला शब्द क्या दिखा? तो सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, किसका? तो इंसिडेंट लाइट का। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, the number of photo electrons emitted, the number of photo electrons emitted per second by a substance, emitted per second by a substance is directly proportional to, by a substance is directly proportional to intensity of incident light, थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा जाए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, थर्ड नंबर पॉइंट में लिखेंगे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, थर्ड नंबर पॉइंट में लिखेंगे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases with the increase
with the increase in frequency of incident light, हो गया बालक। अगले पॉइंट में लिखा जाए द प्रोसेस ऑफ photoelectric emission, the process of photoelectric emission is instantaneous. It just take 10 to the power minus 8 second, 10 to the power minus 8 second for this process. अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर मान लिए कि हमारे पास कोई मेटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है और आप बार बार बोल रहे हैं कि लाइट इस पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो बताइए प्रोसेस में कितना समय लगता होगा? तो लेस देन 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, इससे भी कम समय में सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बालक? तो 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। कितना पॉइंट हुआ? चलिए, तो ये याद रहेगा आपको। तो ये देखिए जानकारी के लिए है, इसमें ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी वाला पूछता है कि बताइए किसी मेटल से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ई इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी पर? तो फ्रीक्वेंसी पर। अब लाइट आया तो इस मेटल से एक बार में 100 इलेक्ट्रॉन निकला कि 500 इलेक्ट्रॉन निकला, ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है बालक? चलिए आगे हेडिंग देंगे फोटोन। और इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी कहा जाता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दोनों नाम है बालक। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी मैक्सिमम पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, कभी ना कभी रहता ही है कि राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। व्हाट इज फोटोन? राइट अबाउट द फोटोन, ही रहेगा। और इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर ये पढ़ लेते हैं तो लाइट वाला भी फोटोन आप लिख सकते हैं। याद कीजिए लाइट में पढ़ाए थे इसके बारे में। लाइट हैविंग डुअल नेचर, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एंड वेव बोथ इन द फॉर्म ऑफ particle. It is photon particle which having energy equal to h nu, and in the form of wave it is an electromagnetic wave which having frequency 4000 angstrom to 7800 angstrom. याद है बालक? चलिए तो ठीक है, बेहतर है। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि सर फोटोन क्या है और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है, जानेंगे। तो फोटोन जो होता है ये पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर होता है, किसी भी आप वेव का भी कह सकते हैं, किसी भी एनर्जी का पार्टिकल नेचर होता है। तो इसी के बारे में लिखना है और इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप जानते होंगे फोटोन के बारे में कि फोटोन इज द बंडल ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल। जैसे ध्यान देंगे, अगर लाइट को कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल है और पार्टिकल में फोटोन है, याद है हम लोग पढ़े थे लाइट के बारे में। तो अब बताइए कि लाइट को आपने रेडिएशन भी कह दिया, आपने पार्टिकल भी कह दिया, तो आपको बताया गया था कि लाइट का अगर कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और जो पार्टिकल का ग्रुप होता है जिसको बंडल भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोन। यही फोटोन होता है। और जितना फोटोन होता है सब एनर्जी कैरी करता है, अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। कितना? इक्वल टू एच न्यू।
अब आपका ये भी क्वेश्चन था कि सर हम कैसे फील करें कि फोटोन के पास एनर्जी है कि नहीं। तो आपको हमने बताया था कि अपने घर के वेंटिलेशन में, ठीक है, घर में अंधेरा कर लीजिए और वेंटिलेशन में थोड़ा सा ओपनिंग खोल दीजिए जिससे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में कोई लाइट रे अंदर आए। टोटल नहीं खोलना है, थोड़ा सा खोलना है जिससे एक लाइट रे अंदर आए, और उस पाथ में अपना हाथ ऐसे रख दीजिएगा और कुछ समय के बाद स्किन बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बर्निंग क्यों हो रहा है, तब आप बोलेंगे कि सर ये जो फोटोन एनर्जी ले लेके चल रहा है सब, जैसे ही हमारे स्किन से टकराया तो ये एनर्जी ट्रांसफर कर दिया किसको, आपके स्किन को, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर वाला, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप फील करते हैं, आपको लगता है कि सर यहाँ पर मतलब बर्निंग हो रहा है, स्किन जल रहा है। रीजन क्या है कि जो फोटोन एनर्जी कैरी करता है अपने साथ इक्वल टू एच न्यू, ये भी ट्रांसफर कर देता है, तो आपको ऐसा फीलिंग होता है। तो याद रखेंगे कि फोटोन इज व्हाट, इट इज द बंडल ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ठीक है, व्हिच हैविंग एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। कोई दिक्कत बालक यहां तक समझने में? लिखिए तो लिखेंगे फोटोन इज द बंडल ऑफ, photon is the bundle of teeny particles, photon is the bundle of teeny particles, photon is the bundle of teeny particles or packet of energy, or packet of energy ejected, packet of energy ejected, हो गया, packet of energy ejected at the speed of, ejected at the speed of light, ejected at the speed of light by an emitter, by an emitter। तो इमीटर कौन होगा, जो इमिट करेगा। अब मानिए कहीं से लाइट आएगा तो कोई सोर्स होगा तब ना लाइट आएगा। तो याद रखेंगे कि फोटोन का एक प्रॉपर्टी सुन लीजिए, और ये फोटोन वेव नेचर क्यों शो करता है, तो याद रखेंगे फोटोन ही नहीं, कोई भी ऐसा पार्टिकल, सुन लीजिए, कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो जाए, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट यही होता है जी, जिस पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो जाता है तो वो वेव नेचर शो करना शुरू कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिस पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो जाता है तो वेव नेचर उसके अंदर आ जाता है, वेव नेचर दिखाना शुरू करेगा। तो बस यही रोकते हैं, इसका एक और डिफिनीशन है, कैलकुलेशन भी है, अगले क्लास में हम लोग करेंगे।